नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। 67th बीपीएससी के लिए रिवीजन सीरीज़ में आज हम लोग करने वाले हैं दृष्टि बुक का। क्योंकि पहले हम लोगों ने सोचा था कि लूसेंट को हम लोग कवर कर लेते एक बार, वो फाइनल रिवीजन जिसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि अब आपके पास नया पढ़ने के लिए ऐसा कुछ है नहीं। इन सालों में आपने जो पढ़ा है उसे ही आपको अब दोहराना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं हो कि जाना हुआ चीज़ आपका गलत हो जाए। बाकी नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो इसको शुरू करेंगे हम लोग। और अभी से लेकर पीटी तक जो है इसको ही कंप्लीट करने का उद्देश्य रखा गया है। बशर्ते आप लोग इसे सपोर्ट करिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। हाँ, बीच बीच में जो है मेंस की वीडियोज़ जो है आती रहेंगी, लेकिन सब शायद अब पीटी में बहुत ज़्यादा मतलब वो हो गया है अलग अलग तरह की वीडियो, तो इन सबको स्टॉप करके इस सीरीज को चालू करते हैं। अगर इसमें आप सपोर्ट करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए हम लोग जो भी एक्स्ट्रा बातें लिखी गई है उस पर कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे। सारी बात या सारी चीज़ आपको पहले से पता होगी, केवल ये ब्रशअप है ताकि आपका माइंड जो है कुछ दो चार प्रश्न अगर फंसा हो तो वो आपको ध्यान में आ जाए, क्लियर हो जाए। इसके अलावा इसमें और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास का स्रोत हमारा आज का टॉपिक है। इसमें जानेंगे ब्राह्मण साहित्य वेद के बारे में। पढ़ लेते हैं पहले, देखिए क्या क्या लिखता है। कह रहा है कि वेद प्राचीनतम ग्रंथ है जिसका संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद का संकलनकर्ता किसे मानते हैं? महर्षि कृष्ण वेदव्यास द्वैपायन। बात करें वेदों की संख्या की तो 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ध्यान रखना है। ऋग्वेद की बात करें तो कहता है ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है। इसमें कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त है। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे होत्र कहते हैं। 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। आगे कहता है कि ऋग्वेद में पहला और 10वां मंडल जो है सबसे अंत में जोड़ा गया है। ध्यान रखना है, कौन सा मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है? पहला और 10वां। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल, इसमें सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। ध्यान रखिएगा, तीसरा मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। आगे कहता है कि 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और 10वें मंडल में चातुस्वर्ण व्यवस्था या चातुस्वर्ण समाज का उल्लेख है। यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ध्यान रखना है। बात करें यजुर्वेद की तो देखिए क्या कहता है कि इसमें यज्ञ के नियम या विधान का संकलन है, इसलिए इसको कर्मकांडीय वेद भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कर्मकांडीय वेद किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना है यजुर्वेद को। बात करें इसका 2 भाग है, कौन कौन सा? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है ये केवल पद्य में है, ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है। बात करें शुक्ल यजुर्वेद, इसको वाजसैनीय संहिता भी कहा जाता है। वाजसैनीय संहिता शुक्ल यजुर्वेद जो कि केवल पद्य में है। यजुर्वेद के मंत्र को पढ़ने वाला जो पुरोहित है उसे अर्धवर्यु कहते हैं। बात करेंगे सामवेद की तो कहता है कि साम का अर्थ होता है गान, गायन या गान। सामवेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद से ही भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। ध्यान रखना है, सामवेद के मंत्रों को गाने वाला जो पढ़ने वाला है उसे उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद की बात करें तो कहता है 3 वेदों के बाद अंत में इसकी रचना अथर्व या अंगिरस ऋषि के द्वारा किया गया। अंगिरस ऋषि, इसलिए इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। अथर्वांगिरस कर्मकांडीय वेद यजुर्वेद। ध्यान रखना है। अथर्ववेद में देखिए ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, औषधि, प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना इत्यादि तंत्र मंत्र सबका उल्लेख है। इसको पढ़ने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। संहिता देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेद की अगर बात करें, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछ ले तो ऐत्रेय और कैशितकी है। कौशितकी, ऐत्रेय और कौशितकी, और इससे संबंधित जो उपनिषद है वो है ऐत्रेय और कौशितकी। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। यजुर्वेद का शतपथ, तैत्तिरीय। बाकी उपनिषद की बात करें तो उसमें देखिए कठोपनिषद, ईशोपनिषद,
बृहदारण्यक, श्वेतरोपनिषद, मैत्रेयी आदि। ये देखिए, ये कठोपनिषद पूछा गया, ईशोपनिषद पूछा गया है, तो ध्यान रखना है। सामवेद की बात करें तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ 25 और 26 है। वहीं इससे जो संबंधित उपनिषद है वो है छांदोग्य एवं जैमिनी है, ये जो कि पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद की बात करें तो उसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ, ठीक है। और इससे जो संबंधित है यह मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद। बात करेंगे वेदांग की तो कहता है वेदों को भली भांति समझने के लिए कितने वेदांग की रचना की गई? 6 वेदांग की। कौन कौन सा है देख लीजिए, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। महाकाव्य की बात करें तो कहता है कि वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्य का समय आता है। जैसे महाकाव्यों की बात करें तो रामायण महर्षि वाल्मीकि तथा महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है पुराण की संख्या देखिए 18 है। पुराणों का जो संकलन करता है ये लोमहर्ष या इनका पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। लोमहर्ष या इसका पुत्र उग्रश्रवा। पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो है ये मत्स्य पुराण है। क्लियर है। पुराणों की महत्ता वंशावलियों के कारण है। मत्स्य पुराण जो है सातवाहन से संबंधित है। मत्स्य मछली आंध्र प्रदेश सातवाहन, ठीक है। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। वायु देखिए गुप्त दिखता नहीं है तो वो गुप्त पुराण से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे ब्राह्मणोत्तर साहित्य की, इसमें कि पहला आता है बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक जो है देखिए, इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। इसके 3 भाग हैं, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक। क्लियर है। बात करेंगे अगर विनय पिटक की तो देखिए विनय पिटक में संघ संबंधी नियम दिए हुए रहते हैं। देखिए ये सब पूछा गया क्वेश्चन, इसको आप हल्के में ना लें। विनय पिटक में क्या है? संघ संबंधी नियम तथा आचार संबंधी शिक्षाओं का संग्रह। शुद्ध पिटक में क्या है? तो धार्मिक सिद्धांत तथा धर्मोपदेश। विनय पिटक में क्या है? संघ का क्या, बौद्ध का जो संघ था उसका क्या नियम होगा, ये विनय पिटक में लिख दिया गया, ठीक है। धार्मिक सिद्धांत क्या है, ये शुद्ध पिटक में है। और बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत का जो संकलन है या संग्रह है वो अभिधम पिटक। कहता है कि बौद्ध ग्रंथ जो हैं ये पाली भाषा में लिखे गए, ठीक है। और जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी या घटनाओं का वर्णन है। बात करें पाली ग्रंथ की तो दीपवंश तथा महावंश 2 ऐसे पाली ग्रंथ हैं जिससे हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सवाल पूछ सकता है हमसे कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला प्रमुख पाली ग्रंथ है, तो ध्यान रखिएगा दीपवंश, महावंश। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का, जो कि हीनयान महायान 2 संप्रदाय था, ठीक है, जो कि चौथी बौद्ध संहिता के बाद बट गया था। तो वह कह रहा है कि हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें क्या है कि बुद्ध के जीवन चरित्र तथा अनेक कथाओं का वर्णन है। वहीं महायान संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है ललित विस्तार, दिव्यावदान, ये सब है। बात करेंगे अगर जैन साहित्य की तो देखिए क्या कहता है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहते हैं? आगम। जैन ग्रंथ में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण आदि प्रमुख है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास तथा तीर्थंकरों की जीवनी कल्प सूत्र से मिलती है, जिसकी रचना जो है भद्रबाहु ने की थी। क्लियर है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भद्रबाहु ने। आगे देखिए कुछ रचना जो कि कॉमन रचना है, शायद आपको याद ही होगा। जैसे बात करें अष्टाध्यायी की तो पाणिनि, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, महाभाष्य पतंजलि, ध्यान रखिएगा। फिर कहता है कथा सरित सागर सोमदेव, वृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, ठीक है, अर्थशास्त्र कौटिल्य, ये सब हमें ध्यान में रखना है। मौर्य काल के बारे में जानकारी देती है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जो महाभाष्य है पतंजलि ने लिखा था, ये पुष्यमित्र शुंग के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है। आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, नीतिसार को लिखा है कामंदक ने। मालविकाग्निमित्रम फेमस बुक है कालिदास। मृच्छकटिकम शूद्रक, हर्षचरित्र वानभट्ट, रामचरित संध्याकर नंदी, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई, राजतरंगिणी कलहन, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और साहित्यों की अगर बात करें तो देखिए
हितोपदेश ये लिखा है नारायण पंडित ने। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। किराता जुर्नियम बहुत इंपॉर्टेंट भारवी। शिशुपाल वध माघ। स्वप्नवास दत्ता इंपॉर्टेंट है भास। कर्पूर मंजरी काव्य मीमांसा भुवनकेश राजशेखर। कामसूत्र वात्स्यायन। ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्मगुप्त। उत्तर रामचरित भवभूति। अमरकोश अमर सिंह। मेघदूत ऋतुसंहार रघुवंश अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास। वृहत संहिता पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर। शूर सिद्धांत आर्यभट्टियम आर्यभट्ट। तो ये सारे पुस्तक जो हैं कई दफ़ा पूछे गए हैं और हमें सभी को ध्यान में रखना है। आगे कहता है यूनान एवं रोम के लेखकों की बात करें तो हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहते हैं। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। इसने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। ध्यान रखिएगा, सिकंदर के साथ आने वाले कुछ लेखक की अगर बात करें तो ये निरियाकस, ऑनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। निरियाकस इसका जलीय सेनापति भी था। कहता है सिकंदर के पश्चात के लेखकों में 3 राजदूत कौन कौन से? मेगास्थनीज, डाइमेकस तथा डायनोसियस के नाम का उल्लेख है, जिसमें कि सबसे फेमस है मेगास्थनीज। आगे कहता है प्लिनी, इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी और इसमें जो है पौधे पशु इत्यादि का वर्णन किया था। ध्यान रखिएगा। वहीं टॉलमी की पुस्तक जियोग्राफी और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, ये पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी बीपीएससी में शायद 64वीं में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ध्यान रखना है। अब बात करेंगे चीनी यात्रियों के विवरण की। तो देखिए फाहियान जैसे पूछें तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। बिहार दरोगा इस साल पूछा गया था। ठीक है, इसने भारतीय समाज और यहाँ के आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। वेनसांग की बात करें तो देखिए 7वीं सदी में हर्षवर्धन के काल में आया था, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इत्सिंग ये 7वीं सदी के अंत में आया था। नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इसने वर्णन किया था। अरब यात्रियों की अगर बात करें तो देखिए अरब यात्री में महमूद गजनवी के साथ ये अलबर्नी भारत आया था। इसने तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, और तहकीक ए हिंद का जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सचाउ ने किया था। ध्यान रखिएगा। बात करें इब्न बतूता की तो कहता है यह मोरक्को का रहने वाला था। इसका जो यात्रा वृत्तांत था वो रेहला था, रेहला। ठीक है, और इससे काफ़ी प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बनाया। फिर बाद में इसको चीन भेज दिया था अपना राजदूत बना करके। पुरातात्विक स्रोत की अगर बात करें तो देखिए कहता है कि अभिलेख में पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख आते हैं। ध्यान रखिएगा। सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोगाचकोई, बहुत इंपॉर्टेंट, बोगाचकोई से जो अभिलेख हमें मिला है उसमें हमें वैदिक काल के जो देवता होते थे, मित्र, वरुण, इंद्र, नाशत्य आदि के नामों का उल्लेख मिलता है। किसमें? बोगाचकोई में। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक का है। कुछ प्रमुख अभिलेख की अगर बात करें तो कहता है हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल शासक, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, एहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय, भित्रीय स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। तो ये अभिलेख हैं, इसको हमें हर हाल में ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट। कहता है कि अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। ध्यान रखिएगा। सिक्कों की अगर बात करें तो प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहते हैं, आहत सिक्का। ठीक है, और ये जो आहत सिक्के हैं 5वीं सदी के हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किस सदी का है, तो 5वीं सदी का। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारतीय भाषा में इसे आहत मुद्रा, मतलब चोट जिस पर लगता है, आहत, आहत मुद्रा कहते हैं। ठीक है, इस पे देखिए पेड़, मछली, सांड सबका जो है चिन्ह बना होता था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे कहता है कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग में लेख युक्त सिक्का सर्वप्रथम यवन शासकों ने जारी किया था। इंपॉर्टेंट सवाल पूछ ले अगर हमसे, लेख युक्त सिक्का किसने जारी किया था, तो यवन शासकों ने। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, न्यूमिज्मेटिक्स। क्लियर है। तो ये हमारा था इतिहास का स्रोत। अब आगे अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, लेकिन हिस्ट्री में एक के बाद फिर अगर
आपको ये अगर अच्छा लगेगा तो फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, सभी में एक एक अध्याय करेंगे रोज़। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में। धन्यवाद।